आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम आगाही के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान शाहीन सिद्दीकी। एक बहुत अहम मौजू के साथ हाजिर हुए हैं आज। रिस्क अलाउंस, जो रिस्क अलाउंस था, जो मेडिकल स्टाफ है उनका तमाम का रिस्क अलाउंस जो है गुज़िश्ता 2 महीने से बंद कर दिया गया। अचानक रिस्क अलाउंस बंद करने का क्या मकासद थे? वज़ीर सेहत सिंध अज़रा पेचो ने क्लियर कट कहा कि अब हम रिस्क अलाउंस नहीं देंगे क्योंकि मुल्क से मुकम्मल तौर पर कोरोना ख़त्म हो चुका है। एक तरफ तो ये कहा जा रहा है कि मुल्क से मुकम्मल तौर पर कोरोना ख़त्म हो गया है और दूसरी जानिब वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब को कोरोना का शिकार हो गए। ये बड़ी हैरत अंगेज़ बात है कि एक तरफ तो कहा जा रहा है कि मुल्क से मुकम्मल तौर पर कोरोना ख़त्म हो गया, दूसरी तरफ हमारे वज़ीर आज़म भी इसका शिकार हो गए। फिर तीसरी बात, जिस मुल्क से कोरोना का आगाज़ हुआ था वो मुल्क आज वहाँ कोरोना इस कदर फैल चुका है कि वो दोबारा बंद होने की पोजीशन में है। मतलब अगर हम कहें कि 45 से 40% चाइना जो है वो बंद हो चुका है और कोरोना की एक और नई लहर वहाँ पर गुज़िश्ता 30 दिनों से आ चुकी है और सूरत हाल ये है कि अब दोबारा जो है वो चाइना बंद होना शुरू हो गया है। अगर हम बात करें कोरोना के वेरिएंट की, तो हमने 2019 से बहुत सारे वेरिएंट देखे, जो हमारे मुल्क में भी वेरिएंट देखे गए और दूसरे ममालिक में भी वेरिएंट देखे गए। लेकिन अगर हम कोरोना की बात करें, पाकिस्तान इन्फेक्शन सोसाइटी भी ये कहती है कि कोरोना मुल्क से भी ख़त्म नहीं हुआ। जाहिर सी बात है, जो वायरस इन्फेक्शन होते हैं वो अपने शक्ल बहुत तेज़ी से तब्दील करते हैं। जैसे अगर हम इन्फ्लुएंजा की बात करें तो इन्फ्लुएंजा भी अपनी शक्ल बहुत तेज़ी से जो है वो तब्दील करता है और यही वजह है कि उसकी हर साल वैक्सीन जो है वो नई आती है, उसकी शक्ल की तब्दीली की वजह से। यही हम कोरोना वायरस की बात करते हैं तो नए से नया वेरिएंट हमने देखा पाकिस्तान में भी और दूसरे ममालिक में भी देखा गया। जबकि MMIDSP मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी इन्फेक्शन डिजीज सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान का भी ये कहना है कि कोई नया वेरिएंट नमूदार हो सकता है। इसके शवाहिद मौजूद हैं क्योंकि शक्ल जितनी तेजी से इस वायरस ने तब्दील की है तो ये नहीं कहा जा सकता कि अभी कोरोना जो है वो मुकम्मल तौर पर मुल्क से ख़त्म हो चुका है या इसके इम्कानात नहीं है। अगर हम डोज की बात करें तो ये कहा जा रहा है कि सिंध भर में 100% कोरोना वैक्सीनेट हो चुके हैं लोग। ये सरासर गलत है। हम भी फील्ड में होते हैं, रिपोर्टिंग में होते हैं। हमने जहां तक देखा जो घर घर मुहिम चलाई गई वो सिर्फ पेपरों पर मुश्तमिल थी। घर घर मुहिम में बहुत सारे ऐसे लोगों से हमने सर्वे किया, उन्होंने कहा कि हमारे घर तो कोई टीम ही नहीं आई। तो ये सिर्फ पेपरों पे कहा गया कि 100% हो गई है, अदरवाइज कोरोना की वैक्सीन 100% नहीं हुई है। अगर हम बूस्टर की बात करें, बूस्टर लगने के बाद भी लोग कोरोना का शिकार हुए। जैसे अगर हम वजीर आजम की बात करें पाकिस्तान की, तो वो कोरोना का शिकार हुए क्योंकि उनको बूस्टर्स भी लग चुकी थी, वैक्सीन भी लग चुकी थी, लेकिन उसके बावजूद भी वो कोरोना का शिकार हुए। तो ये तो बिल्कुल भी कहा नहीं जा सकता कि मुल्क से कोरोना खत्म हो चुका है, इसका खात्मा हो चुका है। जैसे ही सर्दियों की आमद होती है वैसे ही कोरोना के केसेस में इजाफा हो जाता है। इस्लामाबाद में कुछ इजाफा देखा गया है कोरोना में। हमारे साथ आज मौजूद हैं जो ग्रैंड हेल्थ अलायंस बनी गई, उसमें पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सिंग एसोसिएशन और यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन को मर्ज करके जो है ग्रैंड हेल्थ अलायंस बनाई गई और उन्होंने शदीद गुज़िश्ता 1.5 महीने एहतजाज किया। ओपीडीज बंद रहीं, काफ़ी दुश्वारी का सामना करना पड़ा मरीजों को भी। लेकिन उसके बाद एक ऐसा लम्हा आया कि ज़रूरत हेल्थ से रिलेटेड लोग हैं तो उन्होंने भी ये सोचा कि मरीज़ बहुत दिक्कत का शिकार है, तो कुछ जो है वो महकमा सेहत के जो जाहिर सी बात है ये कुछ हमारी माने और वो कुछ इनकी माने, तो इस पर मामला तय हुए और दोबारा एक बार फिर तमाम सरकारी अस्पतालों की ओपीडियाँ जो है वो खोल दी गई। अगर हम शोबा हादसात की बात करें तो वो भी ज़रूरत 24 घंटे चल रहा है। हमारे साथ आज हमें ज्वाइन किया है हमारे मेहमान का मैं तारुफ करवाती हूँ। ग्रैंड हेल्थ अलायंस के जनरल सेक्रेटरी आज हमारे साथ मौजूद हैं, एजाज अली क्लेरी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। एजाज साहब, मुझे ये बताइएगा कि ये कहा जा रहा है ख़ास तौर पे हम अगर सिंध की बात करें, वज़ीर सेहत सिंध का कहना यह है
कि कोरोना मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गया, मुल्क से ही ख़त्म हो गया, वो तो ये दावा करेंगे कि मुल्क से ही ख़त्म हो गया कोरोना। क्या ये वाकई सच है कि कोरोना ख़त्म हो गया है या अभी केसेस बाकी हैं? थैंक यू। जैसे आपने डिटेल्स में बात की कि कोरोना जो है इस वक्त पूरे मुल्क के अंदर भी मौजूद है, और इवन जहाँ से स्टार्ट हुआ था ये चाइना से, और वहाँ पे दोबारा ये तेज़ी के साथ फैल रहा है। तो जो हमारी ऑब्जर्वेशन है, क्योंकि हम फील्ड के अंदर काम कर रहे हैं, हॉस्पिटल्स के अंदर काम कर रहे हैं, और डेली जो बेसिस पे हमारे पास पेशेंट्स आ रहे हैं और जो डायग्नोसिस हैं उनको हम देखते रहते हैं। तो एक्चुअली ये कोरोना जो है अब किसी सूरत ख़त्म होने वाला नहीं है, क्योंकि कोरोना आप ऐसे समझें कि ये आपके साथ फॉर एवर के लिए चलना शुरू हो गया है। जिस तरीके से आपकी ज़िंदगी के अंदर, आपकी सेहत के अंदर आपकी ट्यूबरक्लोसिस है, आपका पोलियो है, आपकी बाकी कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं, जिस तरीके से वो ख़त्म नहीं हो रही, इसी तरीके से ये भी एक कम्युनिकेबल डिजीज़ है जो आपकी कंट्री में तो क्या बल्कि पूरी दुनिया के अंदर ये फैल चुकी है, और ये ख़त्म होने वाली नहीं है। ये हमारे साथ ज़िंदगी भर चलने वाली डिजीज़ है, जिसके मुख्तलिफ वेरिएंट आते हैं। आपने जैसे बात की कि इसके पाकिस्तान के अंदर 4 से 5 वेरिएंट आए, और अभी करंटली जो चाइना के अंदर दोबारा ये वेरिएंट फैलना शुरू हो गया है और वो तेज़ी से फैल रहा है। तो जाहिर बात है कि मुख्तलिफ कंट्रीज़ जो है एक दूसरे के अंदर कंट्री टू कंट्री लोग जो है वो सफ़र करते हैं, तो जाहिर बात है कि ये दोबारा फैलना शुरू हो गया है। जिस तरीके से आपने प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की बात की, तो वो भी अभी रिसेंटली आउट ऑफ कंट्री थे और उन्होंने किसी कंट्री का विज़िट किया था, और वहाँ से ही उनको डेफिनेटली जो है वो ये कम्युनिकेबल डिजीज़ जो है या जो हम कोरोना की बात कर रहे हैं वो लगा है। और इवन हमारे कंट्री के अंदर अभी रिसेंटली जो रिपोर्ट आ रही है मीडिया के थ्रू कि इस्लामाबाद के अंदर तकरीबन 6,666 लोगों की जो है वो कोरोना पॉजिटिव आई है। उसमें तकरीबन 40 जो पीपल्स हैं, जो पेशेंट्स हैं, वो सीरियस कंडीशंस के अंदर है। ये मैं नहीं कह रहा, ये NIH की रिपोर्ट है जो मीडिया के स्क्रीन्स पे चली हैं। तो इस वक्त हमारे पास इस्लामाबाद की मैं रिपोर्ट बता रहा हूँ आपको कि 0.46 के करीब जो है वो शरह पाई जा रही है, और इसी तरीके से मुख्तलिफ हमारे कराची के अंदर भी होगी, और पेशावर के अंदर भी होगी, और लाहौर के अंदर भी होगी। बात ये है कि कोरोना मुकम्मल तौर पे ख़त्म हुआ है या नहीं हुआ है। हम बात कर रहे हैं कम्युनिकेबल डिजीज़ की, हम बात कर रहे हैं रिस्क की। तो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, जिसमें तमाम वो प्रोवाइडर्स जो हेल्थ केयर देते हैं, जिसमें डॉक्टर्स भी हैं, नर्सेज भी हैं, पैरामेडिकल और सपोर्टिंग स्टाफ भी मौजूद हैं, वो तो सिर्फ कोरोना नहीं बल्कि ओवरऑल जितनी भी हमारे पास कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं, जिसमें HIV एड्स है, बहुत ख़तरनाक डिजीज़ है, जिसमें ट्यूबरक्लोसिस है, कैंसर है, उसके बाद बहुत सारी ऐसी कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं जो पर्सन टू पर्सन जो है वो ट्रांसफ़र होती है। तो हेल्थ सेक्टर्स ऑलरेडी जो है वो रिस्क पे है। हम सिर्फ कोरोना की बात नहीं कर रहे कि हम कोविड के अंदर अगर हैं या हमने कोविड को डील किया है। देखिए एक वक्त ऐसा था जिस वक्त कोविड 2019 में ये कोरोना ने पाकिस्तान के अंदर अटैक किया और वो तेज़ी के साथ फैला। तो उस वक्त यही लोग थे जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स थे, जो जिसमें तमाम वो लोग जो फील्ड के अंदर काम कर रहे थे, जो हॉस्पिटल्स के अंदर काम कर रहे थे, और सबसे ज़्यादा मैं डॉक्टर्स की भी बात करूँगा, नर्सेज की भी बात करूँगा, पैरामेडिकल की भी, मगर सबसे ज़्यादा जो हमारा सैनिटेशंस डिपार्टमेंट था या सैनिटेशंस के लोग थे वो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव हो रहे थे, क्योंकि उनका काम सफाई सुथराई करना था। क्योंकि जो इन्फेक्शंस की चीज़ें थी, जो ड्रेसेस थी, जो बेडशीट्स थी, या जो कपड़े थे जो चेंज होते थे, जिनको उन्होंने उठाना होता था, जिनको वार्ड्स के अंदर सफाई करनी होती थी, जिनको बेड साफ़ करने होते थे, ट्रॉली साफ़ करनी होती थी, वॉशरूम साफ़ करने होते थे, तो ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी कुर्बानियाँ दी। और कोविड में बहुत सारे लोगों ने कुर्बानियाँ दी, बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई, मगर मैंने कहीं नहीं देखा कि पाकिस्तान में किसी भी फोरम पे, चाहे वो हमारा प्रोविंस सिंध हो, चाहे पंजाब, बलूचिस्तान, KP या फेडरल गवर्नमेंट हो, किसी भी जगह पे उन्होंने हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स को वो रिस्पेक्ट नहीं दी, वो इंसेंटिव्स नहीं दिए जो जिनके हकदार वो थे। जैसे कि आप देखते हैं कि हमारी आर्मी के अंदर
या पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर कोई मुकाबला होता है या कोई ऐसी बात हो जाती है जिसमें टारगेट होते हैं या जो शहीद हो जाते हैं, मारे जाते हैं, तो उनको हम शोधा का लक़ब देते हैं और शहीद का जो है वो हम लक़ब देके उनको बड़ा खराज तहसीन भी पेश करते हैं। और इवन जो शोधा पैकेज है, जो इंसेंटिव्स है, वो दिए जाते हैं, उनकी फैमिलीज को दिए जाते हैं। तो डॉक्टर्स को या नर्सेस, पैरामेडिकल को, जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं, उनको तो कोई ऐसा इंसेंटिव नहीं मिला, ना ही शोधा पैकेज। इवन मैं उसका गवाह हूं कि हमने कई मरतबा सेक्रेटरी सेहत के साथ हमने मीटिंग्स की और हमने ये डिमांड रखी कि आप इसको जो है शोधा पैकेज बनाएं और शोधा पैकेज को अनाउंस करें, ताकि जो लोग हैं जिनको आप पुलिस डिपार्टमेंट से, मुख्तलिफ और डिपार्टमेंट हैं जिनसे आप सलूट करवा रहे हैं, जिनको आप ये कह रहे हैं कि फ्रंट लाइन ये जो है वो सोल्जर्स हैं, फोर्स है, हम काम कर रहे हैं, आपने देखा होगा कि जिन लोगों ने हमें सलूट किए, जिन लोगों ने हमें जो है उस वक्त इतना वो सराहने की कोशिश की, और जब हमारी बात आई, जब हमने अपने हकूक़ की बात की, तो वही लोग हमें लाठी चार्ज करके मार भी रहे थे, पीट भी रहे थे, घसीट भी रहे थे रोडों के ऊपर। आपने देखा कि हमारी बहनों को किस तरीके से बहीमाना तशद्दुद के कपड़े फाड़े गए, उनके बाल नोचे गए, उनको किस तरीके से, मतलब इस तरीके की मैंने कभी ज़िंदगी के अंदर जो है ना सिचुएशंस नहीं देखी जिस तरीके से ये कुछ दिन पहले आपने देखा होगा टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर। सही। जैसे कि नाज़रीन बताया जाज़ क्लेरी साहब ने कि फ्रंट लाइन सोल्जर्स को, जैसे गवर्नमेंट कह रही थी बार बार के फ्रंट लाइन सोल्जर्स हैं, और उनको किस तरह तशद्दुद का निशाना बनाया गया। खास तौर पे जो हमने ये देखा प्रेस क्लब के ऊपर और सेक्रेटरीट के ऊपर, जब ये एहतजाज कर रहे थे, खवातीन को मेल पुलिस एहलकार किस तरह तशद्दुद का निशाना बना रहे थे, किस तरह उनके बाल नोच रहे थे। मतलब ये हमने आज तक नहीं देखा कि मेल एहलकार जो है वो फीमेल को इस तरह तशद्दुद का निशाना बना रहे हों। बड़ी हैरत अंगेज बात हमने इस दफ़ा देखी, और मतलब ये एक बहुत बड़ा अलमिया है कि जिन्होंने एक बहुत बड़ी, ज़ाहिर पता है, एक वबा फैली, 2 साल 3 साल रही, जो आपके फ्रंट लाइन थे, जिन्होंने वो काम किया, मरीजों को देखा, उनकी देखभाल की, उनकी जाहिर सी बात है वो 24 घंटे उनके साथ रहे, लेकिन उनके साथ ये इस तरह का रवैया इख्तियार किया गया, ना कि महकमा सेहत के लोग बैठते बातचीत करते, लेकिन उन्होंने इस तरह का रवैया इख्तियार किया। जैसा आप हमें बताएं कि कोरोना की अगर हम बात करें, रिस्क अलाउंस की अगर हम बात करें, अगर हम MDR TB की ही बात कर लें, MDR TB बड़ी खतरनाक TB है। अगर MDR का पेशेंट जिसको आप ट्रीट कर रहे हैं, पेशेंट आया है, तो उसको MDR ही लगेगी। मतलब ये अगर आपको ट्रांसफर हो रही है, मुतअद्दी मर्ज है, लगने वाला मर्ज है, तो वो MDR ही लगेगी। लेकिन आपको इससे पहले, मतलब अगर हम रिस्क अलाउंस की बात करें, तो इससे पहले गवर्नमेंट को ख्याल क्यों नहीं आया कोरोना की वबा से पहले कि एक मुतअद्दी मर्ज, अगर डायरिया भी है और बहुत खतरनाक चल रहा है, या इन्फ्लुएंजा एक खतरनाक वायरस आया है, या अगर हम हेपेटाइटिस B और C की बात कर लें, D की बात कर लें, वो भी बहुत खतरनाक वायरस है, एड्स की बात कर लें, तो आज तक हमने नहीं देखा कि रिस्क अलाउंस दिया हो। और किसी पेशेंट को, अगर हम हेपेटाइटिस के टेस्ट की ही बात कर लें, जब हेपेटाइटिस प्रोग्राम ने टेस्ट किए थे, ऑफ द रिकॉर्ड रखा गया था, खास तौर पे पैरामेडिकल स्टाफ की जब टेस्टिंग हुई थी, तो उसमें बहुत सारे लोग पॉजिटिव थे जिनका बाद में ट्रीटमेंट हुआ, और ये ऑफ द रिकॉर्ड रखा गया। महकमा सेहत ने बताया ही नहीं कि इतने लोग शिकार हो गए, क्योंकि जाहिर सी बात है वो सिरिंज लगा रहे हैं या कोई प्रिक हो गया है उनके भी, तो उनको तो ट्रांसफर होगा वायरस। तो इससे कबल क्यों ये डिसीजन नहीं लिया गया कोरोना से पहले? देखिए, अनफॉर्चुनेटली जो एक पॉलिसी मेकिंग है, उस पॉलिसी मेकिंग के अंदर प्रॉपरली मीटिंग्स नहीं होती, पॉलिसी मेकिंग नहीं हो पा रही। और हमने बारहा डिपार्टमेंट को रिक्वेस्ट की है कि जब आप पॉलिसी मेकिंग करें तो कम से कम हमारे जो एसोसिएशंस मौजूद हैं इस वक्त, जो रजिस्टर एसोसिएशंस हैं, उनके साथ, या जिस तरीके से अभी ग्रैंड हेल्थ अलायंस है, इस तरीके के साथ जो है स्टेक होल्डर्स को आप ऑन बोर्ड लें। उन पॉलिसी मेकिंग में हमारे नुमाइंदे मौजूद होने चाहिए कि ग्रास रूट लेवल तक हमारे साथ क्या प्रॉब्लम्स हैं, कौन कौन से मसाइल हैं, ताकि हम उस पॉलिसी के अंदर अगर हमारा नुमाइंदा होगा तो वो बेहतर तरीके से जो है चीज़ों को समझा भी पाएगा, और जो हमारे साथ ग्रास रूट लेवल पे जो इश्यूज हैं उसको सामने लेके आएगा। जिस तरीके से आपने बात की कि जो MDR है, या जो दूसरी इन्फ्लुएंजा है, या दूसरे जो कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं जो इतने तेज़ी से फैल भी रहे हैं, और वो उनकी रोकथाम के लिए कोई इस तरीके के इकदाम नहीं उठाए जा रहे जिसको हम प्रिवेंट कर सकें और उसमें कमी ला सकें। जिसकी जो प्राइमरी वजूहात हैं वो यही हैं कि हमारे पास पॉलिसी नहीं है,
उनके लिए प्रिवेंशन के लिए हमारे पास कोई अथेंटिक रीजंस मौजूद नहीं है, और उसके बाद फिर हमारे जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको ऑन बोर्ड नहीं लिया जाता। एक बंद कमरे में 2 ऑफिसर्स को 3 ऑफिसर्स को बुला के अगर आप बातचीत करें और जो है ना सजेशंस दें, देखें एक ओपन फोरम होना चाहिए और बड़े लेवल पे एक कमेटी बननी चाहिए जिसमें मुख्तलिफ लोग होने चाहिए, मुख्तलिफ कैडर्स के लोग होने चाहिए, उसमें तजावीज़ पेश की जाएं, रिकमेंडेशंस दी जाएं और उसको भी स्क्रूटनाइज किया जाए कि जो रिकमेंडेशंस आई हैं, जो तजावीज़ आई हैं, वो कितने हद तक बेहतरी की तरफ उस मामलात को लेके जा सकती हैं। क्योंकि देखिए इसमें ना तो मेरा कोई ज़ाती अमल दखल होगा ना किसी और का होगा, ये एक पब्लिक की जो बेहतरी के लिए काम हो सकता है। उसके लिए जितने स्टेक होल्डर्स को आप साथ लेके चलेंगे, जितने ज़्यादा लोगों को आप साथ लेके चलेंगे, उतनी ज़्यादा जो है आपके पास अच्छी रिकमेंडेशंस आएंगी, अच्छी तजावीज़ आएंगी। उसको समराइज करके आप एक अच्छा जो है वो प्रिवेंशन के लिए एक कोई पॉलिसी बना सकेंगे कि हमने कम्युनिकेबल डिजीज़ को कैसे रोकना है। जिस तरीके से आपने बात की कि डोर टू डोर जो हेल्थ डिपार्टमेंट ने ये अनाउंस किया कि हम वैक्सीन लगा रहे हैं, और आपने जिक्र किया कि वो जो सारी चीज़ें हैं डिक्लेयर की गई कि 100% वैक्सीनेटेड हो गए हैं, मगर वैक्सीनेटेड नहीं हो पाई है, सिर्फ कागजी कार्रवाई है। तो इसमें अगर लोगों को इन्वॉल्व किया जाता, स्टेक होल्डर्स को रखा जाता, ज़्यादा लोग हो जाते, स्टेप टू स्टेप इसको लेके चलने की हम कोशिश करते, तो मेरे ख्याल में ये बेहतर अंदाज में और बिल्कुल ट्रांसपेरेंट वे में चीज़ें हो सकती थी, और इसका जो फ्रूटफुल रिजल्ट आना था वो पब्लिक के अंदर आना था। जो हमारा या गवर्नमेंट का या मीडिया का जो रोल है वो है इज्तमाइयत को जो है फ़ायदा पहुँचाना। जो पब्लिक है हमारी, जिसके लिए हम बैठे हैं, जिसके लिए गवर्नमेंट को रूलिंग पार्टी के तौर पे लेके आया जाता है, वही पब्लिक होती है जो लेके आती है, जो आवाम है वो लेके आती है अपने वोट के जरिए। तो गवर्नमेंट का जो प्रिंसिपल रोल है वो यही होना चाहिए कि जो आवाम है, जो पब्लिक है, जो आम लोग हैं, उनको फायदे पहुंचाने हैं, उनको जो है वो पॉलिसी जो बना रहे हैं उस पॉलिसी की इम्प्लीमेंटेशन एक आम आदमी तक पहुंचनी चाहिए जो कि नहीं पहुंच पा रही। इसके लिए हमें बैठ के एक पॉलिसी मेकिंग होनी चाहिए। जो मेरी रिक्वेस्ट है टाइम टू टाइम कि पॉलिसी जब भी आप बनाएं उसमें आप स्टेक होल्डर्स को जब तक नहीं रखेंगे तब तक आपकी पॉलिसी प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएगी। सही। अच्छा मुझे बताएं, आपके जो मुज़ाकरात हुए वो मुज़ाकरात किस हद तक पहुंचे हैं अभी, और क्या उसमें चांसेस हैं कामयाबी के? देखिए मुज़ाकरात जो हमारे इनिशियल हुए, गवर्नमेंट ने जो एक कमेटी बनाई, 3 मिनिस्टर्स और 2 सेक्रेटरी फाइनेंस और सेक्रेटरी सेहत। इनिशियली हमारी जो शाह साहब से बात हुई, हमारी नासिर शाह साहब से और सईद गनी साहब से, तो उसमें ये प्रिंसिपली एग्री किया गया था कि रिस्क अलाउंस जो है वो हम नहीं दे सकते। और क्यों, उसकी वजूहत ये हैं कि दूसरे सूबे नहीं दे रहे, हमने इनिशिएटिव लिया था और हमारे चेयरमैन साहब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ये इनिशिएटिव लिया था और हमने ये चीज़ें दी, मगर अब हमारे पास जो है वो चेयरमैन साहब ने कहा है कि दूसरे सूबे या कोई ऐसा अलाउंस जो आपको पहले मिल रहा है उसमें कोई कमी है तो उसको हम इन्हांस करके आपको दे सकते हैं। रिस्क अलाउंस जो है वो बाकी जगह पे नहीं मिल रहा तो हम भी नहीं दे सकते, और उसमें कोई फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस की बात आई तो हमने कहा कि ठीक है जी, आप जो पे एंड अलाउंसेस की बात हम कर रहे हैं दूसरे सूबे की या विद इन प्रोविंस के अंदर या विद इन डिपार्टमेंट के अंदर जो चीज़ें आपने मुख्तलिफ कैटेगरीज के अंदर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट की हुई हैं, तो उसको यूनिफाइड पॉलिसी के तहत लेके आएँ। तो हमारी जब बात हुई उन्होंने कहा कि ठीक है जी, हम बैठने के लिए तैयार हैं, आप थोड़ा सा पेशेंट्स को, पब्लिक को और उनको उनके तकलीफ को देखते हुए इसको धरने को ख़त्म करें। तो हमने प्रिंसिपली एग्री किया और धरना ख़त्म किया और हमने अपनी सर्विसेज को बहाल कर दिया। उसके बाद हमारी मीटिंग्स डिपार्टमेंट के साथ भी हुई। उसके बाद जो है वो चीफ सेक्रेटरी साहब ने नोटिस लिया। चीफ सेक्रेटरी साहब ने जो 3 रुकनी कमेटी बनाई है जिसमें हेल्थ डिपार्टमेंट के एडिशनल सेक्रेटरी जनरल हैं, उसके बाद एडिशनल सेक्रेटरी सर्विसेज जनरल डिपार्टमेंट के हैं, एडिशनल सेक्रेटरी फाइनेंस डिपार्टमेंट के। फिर परसों हमारी एक ऑफिशियल मीटिंग हुई जिसमें हमने एक प्रपोजल अपना दिया है, और वो प्रपोजल ये है कि हमारे सूबे के अंदर, हमारे अपने ही डिपार्टमेंट के अंदर तकरीबन कोई 7 कैटेगरीज के अंदर जो है मुख्तलिफ अलाउंसेस, एक नाम से अलाउंस जो है वो 7 कैटेगरीज के अंदर दिया जा रहा है, जिसकी मैं आपको बताता चलूँ कि हमारे पास फार्मासिस्ट हैं उसको इक्वल टू 1 रनिंग बेसिक दी जा रही है। उसके बाद जना NICH है, उनको जो है ग्रेड 1 से ग्रेड 20 तक जो है वो 50% अलाउंस दिया जा रहा है हेल्थ प्रोफेशनल अलाउंस की मद में। उसके बाद जो है हमारे पास डॉक्टर्स हैं, तो डॉक्टर्स को जो है वफाक में भी इक्वल टू 1 रनिंग बेसिक दिया जा रहा है, और यहाँ पे सिंध में जो है तकरीबन कोई 28,000
रुपए ग्रेड 17 को, और 18 और 19 को जो है वो 19,000 रुपए दिए जा रहे हैं। साथ साथ में जो पैरामेडिकल हैं उनको 20% दिया जा रहा है बेसिक सैलरी का, और नर्सेज जो हैं उनको 8,000। जो सबसे ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन है वो नर्सेज के साथ की जा रही है सूबे के अंदर। उसके बाद फिर हम आते हैं कि जो हमारे फिजियोथेरापिस्ट हैं उनको पहले उन्होंने 10,000 दिया था, फिर उनकी इन्हांसमेंट करके उनको भी 28,000 पे लेके आए। साथ साथ में जो स्पेशल एजुकेशन है उसमें जो है 2 बेसिक रनिंग सैलरी जो है वो दी जा रही है। तो हमने एक स्ट्रॉन्ग केस बनाया और हमने डिपार्टमेंट को पेश किया कि आप दूसरे सूबे की बात ना करें, आप दूसरे डिपार्टमेंट की बात ना करें, आप अपने हेल्थ डिपार्टमेंट की बात करें कि जहां पे 7 कैटेगरीज के अंदर मुख्तलिफ जो है वो आप चीजें दे रहे हैं, आप इसको यूनिफाइड पॉलिसी के अंदर लेके आए। अगर आप रिस्क अलाउंस नहीं देना चाह रहे, ठीक है जी, हम रिस्क अलाउंस आपसे नहीं लेना चाह रहे, मगर हमें हेल्थ प्रोफेशनल अलाउंस यूनिफाइड पॉलिसी के तहत दिया जाए। तो हमने वर्किंग करके दे दिए, डिपार्टमेंट ने उस चीज़ को देखा है और स्क्रूटनाइज कर रहे हैं। आज 3 बजे जो है वो चीफ सेक्रेटरी साहब ने जो मीटिंग बुलाई है, जिसमें कमेटी बनाई थी, उस कमेटी की फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंदर मीटिंग है, और इंशाअल्लाह होपफुली हमें ये पूरा अल्लाह तबारक ताला पे भरोसा है। और सिंध गवर्नमेंट का जो अभी एटीट्यूड है, जो पॉजिटिव बड़ा गेस्चर दिया है उन्होंने, तो होपफुली आज बेहतर अंदाज में वो मीटिंग होगी और एम्प्लॉइज के लिए कोई बेहतर फैसला होगा। अच्छा, मुझे बताएं, प्रमोशन के हवाले से बताएंगे। हेल्थ डिपार्टमेंट में प्रमोशन एक बहुत बड़ा मसला है। जी बिल्कुल, कई सालों से प्रमोशन नहीं हुई है। मैं तो अपनी बात करूंगा नर्सिंग वालों की कि 25 सालों से हमारे नर्सिंग के जो है वो प्रमोशंस नहीं हुए। हमारी जो अपॉइंटमेंट है वो ग्रेड 16 में है थ्रू सिंध पब्लिक सर्विस कमीशंस, और उसके बाद फिर हमारी जो डेथ हो रही थी वो भी 16 के अंदर लोगों की हो रही थी, जो रिटायरमेंट हो रही थी वो भी 16 के अंदर हो रही थी। तो हमने इन तमाम चीज़ों को देखते हुए 2018 और 19 में हमने एक तहरीक चलाई थी कि 4 ईयर फार्मूला के तहत जो है हमारा जो है स्ट्रक्चर बनाया जाए। वो 19 में स्ट्रक्चर अप्रूव हुआ, 2022 के अंदर वो इम्प्लीमेंट होने जा रहा है। कुछ लोगों के प्रमोशंस जो है एजुकेशन के साइड के हुए हैं। अब रिसेंटली जो वर्किंग हो रही है वो हो रही है स्टाफ नर्सेज के ऊपर, जो ग्रेड 17 में जाएंगे उनके तकरीबन 614 लोग ने प्रमोट होना है इनिशियल फेज के अंदर, और इनकी 154 जो सीट्स हैं पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू जो है वो एडवर्टाइज हो चुकी है। इस वक्त वर्किंग चल रही है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक जो है हमें सेक्रेटरी साहब ने यकीन दहानी करवाई है कि 614 लोगों के प्रमोशंस जो है नेक्स्ट वीक हम डिपार्टमेंटल प्रमोशन के थ्रू दे दिएंगे। तो इंशाल्लाह अगर ये अच्छा गेस्चर होगा तो हम भी पॉजिटिवली हैं। हमने टाइम टू टाइम पॉजिटिव अपना गेस्चर दिया है और हम वर्किंग अगले हफ्ते की बात करें, अगले हफ्ते में? जी, अगले हफ्ते के अंदर। ठीक है, बहुत शुक्रिया एजाज साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। नाजरीन, एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। में एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ दूसरे सेक्शन में हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर महबूब अली नुनारी, ग्रैंड हेल्थ अलायंस के चेयरमैन हैं। इन्होंने हमें ज्वाइन किया है, इनसे गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। हमारी गुफ्तगू हो रही थी ग्रैंड हेल्थ अलायंस के हवाले से, जो एहतजाज आप लोगों ने इतने दिन किया और उसके बाद एहतजाज एकदम ख़त्म कर दिया। वजूहात क्या थी एहतजाज ख़त्म करने की? पहली बात ये कि जो हमारा जो प्रोटेस्ट जो रनिंग था, जो हमारे काफ़ी जो माजी के पेंडिंग इश्यूज़ थे, जिसमें एक अलायंस है हमारा जो डॉक्टर नर्सेज पैरामेडिकल एडी हेल्थ वर्कर का, जो माजी में भी काम करता हुआ आया है अपने इदारे की इम्प्रूवमेंट के लिए। जो हमारी जो बेसिक चीज़ें थी, जो आप लोगों को पता है कि पर प्रोटेस्ट ख़त्म करने की वजह ये थी कि जो हमारे जो मिनिस्टर्स की जो सीनियर काबीना थी, उन्होंने हमें यकीन दहानी दिलाई एक दिन पहले भी मीटिंग करके, और दोबारा जो प्रेस क्लब पे ये जो इनके हमारे जो सैयद नासुद्दीन शाह, उनके साथ जो हेल्थ ऑफिशियल थे, सेक्रेटरी हेल्थ जुल्फ़िकार अली शाह, एडिशनल सेक्रेटरी हेल्थ नवाज सोज साहब, उन्हें प्रेस क्लब पे आगे लोगों को ब्रीफी दी और उन्होंने यकीन दहानी दिलाई कि बिलावल भुट्टो की इंस्ट्रक्शन पे जो हमारे डॉक्टर नर्सेज पैरामेडिक के जो अलाउंसेस हैं दूसरे सूबों से कम हैं, तो इनके जो ग्रीवेंसेस हैं वो जायज़ हैं।
और इनको हम इंशाल्लाह कमेटी बना के फिनांस की, हेल्थ डिपार्टमेंट की, इसके हवाले से वर्कअप करके इंशाल्लाह बिफोर नेक्स्ट काबीना मीटिंग जो है 28 को होनी थी उससे पहले मसले हल किए जाएंगे। और हमने भी अपने सीनियर वज़राओं की और बिलावल भुट्टो की इज़्ज़त रखते हुए हमने प्रोटेस्ट को डिफ्यूज़ किया और तमाम जो हमारे अलायंस की जो कमेटी मेंबर्स थे उनको बैठ के इत्मीनान में लिया और हमने प्रोटेस्ट की ऑफ कॉल दी और तमाम डॉक्टर, नर्सेस, पैरामेडिकल को ये कहा कि अपने इदारों में रेगुलर काम करें। सही। अच्छा, मुझे बताएं कि जो एहतजाज हुआ और तशद्दुद जो हमने देखा, ख़ास तौर पे ख़वातीन को जो मर्द पुलिस एहलकार थे उन्होंने तशद्दुद का निशाना बनाया, और हमने ये भी देखा कि मतलब घसीटा गया, दुपट्टे खींचे गए। मतलब ये हमने आज तक, इससे पहले भी आप लोगों ने बहुत एहतजाज किए लेकिन ख़वातीन पे तशद्दुद करती नजर आई, लेकिन इस दफ़ा जो हमने तशद्दुद देखा वो मर्द हजरात जो है वो ख़वातीन पे तशद्दुद कर रहे थे और जिस तरह उनके दुपट्टे खींचे जा रहे थे। तो ये आप लोगों ने इसके हवाले से कोई FIR करवाई, कोई इस तरह का कोई इनिशिएटिव लिया जो ये पुलिस एहलकारों के खिलाफ आप लोगों का कोई? पहली बात यह कि हम इस चीज़ की बड़ी मजम्मत करते हैं क्योंकि प्रोटेस्ट करना, एहतजाज करना एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। कोई भी वर्कर, अपने कोई भी डिपार्टमेंट का एम्प्लॉई हो, अपने हकूक़ के लिए आवाज़ उठा सकता है, क्योंकि ये एक हमारे सिस्टम और हमारे हुकूमत की एक नाअहली है। जो लोग इशूज़ को हाईलाइट करना चाहते हैं उनको दबाया जाता है, चाहे वो FIRs हों या पुलिस का तशद्दुद हो या गवर्नमेंट का इंट्रा वायोलेशन हो। और जब हुकूमत सिंध ने और तमाम इंटरनेशनल मीडिया ने और तमाम सोशल एक्टिविस्ट ने जो चीज़ देखी कि पुलिस एहलकारों ने IG सिंध और हुकूमत के कहने पे हमारे AD हेल्थ वर्कर को, डॉक्टर्स को तशद्दुद किया, इनको हुकूमत को एक्शन लेना चाहिए था, क्योंकि ये गवर्नमेंट पे एक बड़ा सवाल निशान है। अगर गवर्नमेंट इनकी जो हाई ऑफिशियल SSP, डिप्टी कमिश्नर, इनके खिलाफ अगर एक्शन नहीं उठाया गया तो माजी में ऐसे दोबारा हथकंडे होंगे। और हमने भी एप्लीकेशंस नेब में भी, ह्यूमन राइट्स में भी और कोर्ट में भी जमा करवाई हैं और हमें उम्मीद है कि जो अनासर इस चीज़ में शामिल थे उनके खिलाफ एक्शन किया जाएगा। सही। अच्छा, मुझे बताएं, डॉक्टर्स आप हैं और यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन से भी आपका ताल्लुक है, मुझे बताएं क्या सूरत हाल इस वक्त आप कोरोना की देख रहे हैं? जैसे महकमा सेहत ने कहा कि कोरोना मुल्क से ख़त्म हो गया, एकदम ही ऐलान कर दिया गया कोरोना ख़त्म हो गया और कोरोना अलाउंसेस भी ख़त्म कर दिए गए। इस वक्त चाइना की सूरत हाल हम देखते हैं, चाइना फिर एक दफ़ा बंद होने जा रहा है, 2 शहर उसके बंद हो चुके हैं मुकम्मल तौर पर। क्या सूरत हाल देखते हैं पाकिस्तान में, जबकि पाकिस्तान मेडिकल माइक्रोलॉजी इन्फेक्शन डिजीज सोसाइटी का ये कहना है कि कोरोना मुल्क से अभी ख़त्म नहीं हुआ है, हो सकता है कि ज़रा पता ये वायरस है और अपनी शक्ल तब्दील करता है, तब्दील करने के बाद कोई नया वेरिएंट आ सकता है। तो आप क्या समझते हैं कि ये कोरोना अभी ख़त्म हो गया है, जो ये कहा जा रहा है कि कोरोना मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गया है? ये जो हमारे सिंध गवर्नमेंट का मौक़िफ़ था कि सिंध गवर्नमेंट ने और हेल्थ मिनिस्टर साहिबा ने कहा कि कोविड ख़त्म हो चुका है। अब हम पूरे इंटरनेशनल गाइडलाइंस, WHO, यूनिसेफ और हमारी जो तमाम हेल्थ जो इंटरनेशनल इदारे हैं उन्होंने भी गाइडलाइंस जारी कर दिए हैं कि कोविड रनिंग है। असल बात ये थी कि हुकूमत सिंध को जो बजट अपने वर्कर्स को दे रहे थे वो उनको वापस ही लेना था, क्योंकि ये नहीं चाहते कि हेल्थ के एम्प्लॉइज़ ये हो या दूसरे इदारे के एम्प्लॉइज़ हों वो प्रोमोट हो। अपनी नाअहली छुपाने की वजह से ये गलत गाइडलाइंस शो कर देते हैं और ये WHO से, दूसरे मुल्कों से मदद भी ले रहे हैं। और जो काफ़ी अभी इन्होंने दोबारा जो वैक्सीनेशन है वो भी शुरू कर दी हैं, जो टीनेजर्स हैं, बच्चे हैं, उस पर भी ये इन्होंने काम शुरू कर दिया है। मेरा सवाल ये है कि अगर कोविड ख़त्म हो गया था तो दोबारा आपने वैक्सीनेशन क्यों शुरू की? इसका मतलब एक जगह आप लोग कह रहे हैं कि कोविड ख़त्म हो चुका है, दूसरी जगह वैक्सीनेशन कर रहे हैं। ये एक वायरल इन्फेक्शन है जो ज़िंदगी भर चलता रहेगा, ये कभी ख़त्म नहीं हो सकता, क्योंकि एक इन्फेक्शन, एक वायरल वेरिएंट आ चुका है। इसको बेहतर इम्प्रूव करने के लिए इनको चाहिए कि अपने हेल्थ सिस्टम को इम्प्रूव करें, हेल्थ वर्कर्स को मराद दें, अलाउंसेस दें जो ग्राउंड पे काम कर रहे हैं। सिर्फ कोविड भी नहीं है, हमारे जो हेल्थ वर्कर्स हैं वो ऑलरेडी रिस्क पे होते हैं। काफ़ी जो कॉन्टेजियस डिजीज़ हैं, बीमारियाँ जो फैलजनित बीमारियाँ हैं, उनको बदनज़र रख के इनको अलाउंसेस देने चाहिए, क्योंकि एम्प्लॉइज़ भी की मराते हैं। देखा जाए कि महंगाई के हवाले से बहुत कम है, और देखा जाए कि जो दूसरे डिपार्टमेंट हैं, मिनिस्टर्स हैं, सेक्रेटरीट हैं, जुडिशरी हैं, वो उनके पास अलाउंसेस ज़्यादा है। जो लोग वर्कर्स काम कर रहे हैं, जो लेबर्स हैं ग्राउंड पे, उनको प्रोमोट नहीं किया जाता। वजह क्या है कि ब्यूरोक्रेसी है, और यहाँ के जो सरमाएदार हैं वो नहीं चाहते कि वर्कर्स इम्प्रूव हो।
सही, जैसे हम जिक्र कर रहे थे कि मुतअद्दी मर्ज तो कई सालों से मौजूद है। अगर हम तस्करा करें MDR इन्फेक्शंस का, खासतौर पे मल्टी ड्रग्स रेजिस्टेंट टीबी और एक्स्ट्रा मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी, ये इसके बारे में कहा जाता है ये इतनी ज़्यादा खतरनाक और इतना महंगा इलाज है इसका। और ये जरासीम अगर किसी मरीज से डॉक्टर को या पैरामेडिकल स्टाफ को लगता है तो उसको वही जरासीम लगेगा MDR का, यानी सिंपल टीबी नहीं होगी, उसको MDR होगी या XDR होगी। तो ये बड़ी खतरनाक है, मतलब ये तो कोरोना से भी ज़्यादा खतरनाक है अगर हम इसकी बात करें टीबी की। और जहाँ तक टाइफाइड की बात है तो टाइफाइड में भी अब ज़्यादा रेजिस्टेंट आ गया है। तो आगे जाकर हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा मज़ाहिमत एंटीबायोटिक्स में आ रही है, तो ये तो बहुत ज़्यादा खतरनाक सूरत हाल होती जा रही है। तो एक तरफ तो ये अलाउंस ख़त्म कर रहे हैं और दूसरी तरफ सूरत हाल बहुत ज़्यादा गंभीर हो जा रही है। इसमें ये हमारे डिपार्टमेंट का एक कोलेप्स की वजह से ये चीज़ें हाईलाइट हो रही हैं, क्योंकि टीबी एक ऐसी जानलेवा मर्ज़ है, अगर इसको आप प्रॉपर तरीके से गाइड ट्रीट नहीं करेंगे। कोरोना वैसे भी एक वायरल इन्फेक्शन है जो बच्चों में या जवान या जो जिनमें इम्यूनिटी अच्छी होती है वो उन पर जानलेवा अटैक नहीं करता। जो ऑलरेडी इम्यूनो डिफिशिएंसी के लोग होते हैं, जिनमें इम्यूनो डिफिशिएंसी होती है या कोई ऑलरेडी कोई ऐसी ऑन्कोलॉजी कोई होती हैं, बीमारियां होती हैं, उनको जल्दी असर करती है। पर बाद में जो दूसरी बीमारियां हैं जैसे टीबी है, HIV है, एड्स हैं, उनको बदनज़र करके उन पर काम करना चाहिए। जो हेल्थ डिपार्टमेंट है, जो हमारे इदारे हैं जैसे DHO, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं, तेलको हॉस्पिटल्स हैं, पेरीफेरल हॉस्पिटल्स में, वहाँ देखा जाए कि हेल्थ डिपार्टमेंट के कोई प्रॉपर स्ट्रेटजीज नहीं है। अगर वहाँ कोई टीबी का मरीज भी आता है तो उनके लिए प्रॉपर गाइडलाइंस हैं और प्रॉपर बीमारियाँ के लिए दवाएँ अवेलेबल नहीं है। तो इसका क्या समझें कि किसकी कोताही है? जो यहाँ के डायरेक्टर जनरल बैठे हुए हैं, हमारे जो हेल्थ डिपार्टमेंट के हेल्थ सेक्रेटरी बैठा हुआ है, इनको चाहिए कि अपनी टीम को तैनात करे जो लोग काम करना चाहते हैं, बदनिस्बत वो लोग जो बैठे हुए हैं जो पहले ही इदारों को बर्बाद कर चुके हैं। क्योंकि सिंध गवर्नमेंट पहले ही ऑलरेडी बजट दे रही है। आपको पता भी होगा कि फाइनेंस से कितना बजट सेंक्शन होता है, अब वो कहाँ जाता है, उनके लिए वो प्रॉपर ऑडिट किया जाए। अब यहाँ का जो पहले हमारा जो डायरेक्टर जनरल था इरशाद मेमन साहब, अभी वो API का हेड है। आप देखें एक बंदा पहले ही एक इदारे को कोलेप्स करके चला गया है, वो नाहल था, दोबारा आपने उसको दूसरे डिपार्टमेंट का हेड बना दिया। तो क्या दूसरे बंदे अवेलेबल नहीं है, दूसरे बंदे ऐसे लायक नहीं है जो इदारे चलाएं? इनको अपने DHOs, MS और दूसरे जो इदारे डिस्ट्रिक्ट में इनको हेल्थ ऑफिसर्स रखने पड़ेंगे जो अपने इदारा के लिए काम करें। मुझे बताएं कि हेल्थ डिपार्टमेंट ने आज तक टीबी के हवाले से, कोरोना के हवाले से, वैक्सीन के हवाले से कहीं डिस्ट्रिक्ट में कहीं अवेयरनेस प्रोग्राम कराए हों? कहीं नहीं किया। अगर अवेयरनेस प्रोग्राम होते तो लोगों को पेरीफेरी, घर टू घर लोगों को मुहिम होती, टीम जाती, तो काफ़ी बीमारियां वैसे ही आप कवर कर लेते। क्योंकि एक डिपार्टमेंट का कोलेप्स है, कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है। ये सिर्फ चाहते हैं कि पैसा कहाँ से कमाना है, कहाँ खर्च करना है, अपने प्रोटोकॉल देखने। हाँ, अगर कोई वर्कर इनके लिए अपने हुकूक की बात करेगा। अब हमारी जो धरने चल रहे थे 38 दिन से, अगर सिंध गवर्नमेंट चाहती फर्स्ट डे पे ही हेल्थ डिपार्टमेंट हमसे बैठ के मुज़ाकरात करता, हम क्यों हड़तालें करते, हम क्यों पेशेंट को बीमार करते, पेशेंट को देखते नहीं? ये एक सिस्टम की कोलैप्स है ना, इनको सिस्टम को इम्प्रूव करना पड़ेगा, अहल लोगों को बिठाना पड़ेगा। सही, जैसे आपने इरशाद मेमन की बात की, तो अभी सामने आ रही है कि खसरा और जो रुबैला की मुहिम चली थी वो सरासल जो है वो नाकाम हुई, और वो उस वक्त भी आप लोग स्ट्राइक पर थे, उसमें जो वैक्सीनेटर थे वो स्ट्राइक पर थे, और वो किस तरह मुहिम चलाई गई, मुहिम 50% मुहिम चली ही नहीं, और उसमें काफ़ी हलाकतें भी हुई काफ़ी जगह, और करप्शन आज सामने आ रही है कि बड़ी तादाद में उसमें रुबैला में और खसरा में करप्शन हुई। और जहाँ तक हम बात करें इसकी घर घर मुहिम जो उन्होंने कोरोना की चलाई, तो वो तो मुहिम हुई नहीं, कहीं हुई है आपके ख्याल में? ये सिर्फ इनके जो चीज़ें होती हैं, सिर्फ ऑफिसों में बैठ के फ़ोटो खींचना और गाइडलाइंस अप्लाई करना कि ये हम चीज़ कर रहे हैं। प्रैक्टिकली देखा जाए ये जो मेजर्स हैं रुबीला और या कोविड की, कोई ऐसी 80% मुझे नहीं लगता कि ऐसी मुहिम हुई है। जो पेरीफ्रेज में हमारे जो वहाँ पड़ोसी हैं, जब हम उनसे पूछें तो उनका भी जवाब ये होता है कि ऐसा कोई अवेयरनेस प्रोग्राम नहीं चलाया गया। सही। अब हमारे जो EPI के जो हमारे जो हेड हैं वो सिर्फ ये दिखावा करते हैं कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, वो कर दिया। प्रैक्टिकली चीज़ें आपके सामने हैं, बीमारियाँ किस तरह बढ़ रही हैं, बीमारियों का रेशो किस तरह बढ़ रहा है इदारों में। मैं बात करता हूँ अपने NICH की। मैं NICH में एज अ वर्किंग रजिस्ट्रार NICH इमरजेंसी में काम करता हूँ। हमारे पास कितना वर्कलोड मरीजों पे होता है, मुझे बताया जाए कि इन्होंने अस्पतालों में कितना काम किया। अस्पतालों के लिए वही 4 चेहरे हैं जो आपको हर जगह दिखेंगे, ये काम कर रहे हैं। प्रैक्टिकली इनकी आउटपुट ज़ीरो है।
सही। अच्छा मुझे बताएं, आप लोगों का लाहे अमल क्या होगा? जो अभी आपके मुज़ाकरात चल रहे हैं, तो लाहे अमल क्या होगा? अगर आपके मुतालबात अभी भी तस्लीम नहीं किया गया तो आपका लाहे अमल अगला क्या होगा? हमारी उम्मीद तो यही है कि थ्रू टॉक्स के थ्रू मसले हल हों। हम नहीं चाहते कि हम रोडों में प्रोटेस्ट करें, क्योंकि हमारे जो हेल्थ वर्कर्स कम्युनिटी है वो बिल्कुल मायूस है। उनकी फैमिली सफ़र कर रही है, आजकल की महंगाई के दौर में ना बच्चों को प्रॉपर तालीम दे सकते हैं। हमारे जो डॉक्टर्स हैं वो इतने मायूस हो के वो फॉरेन कंट्रीज़ जा रहे हैं अपने मुल्क को छोड़ के। आगे चल के यहाँ मुल्क में बड़ा बुरहान होगा अगर इन्होंने इस चीज़ को टैकल नहीं किया। हमारी उम्मीद है नासिर हुसैन शाह साहब से, सईद गनी साहब से और हमारे हेल्थ मिनिस्टर अजरा पिचो साहब से कि वो बैठ के हमारे मसलों को संजीदगी से हल करेंगे, और हमें उम्मीद है कि मसले को हल निकालेंगे। लाहे अमल क्या अगर होगा? दूसरा लाएमल ये है कि अगर ये मसले हल नहीं कर पाएँ तो दोबारा हम एहतजाज की तरफ चले जा सकते हैं। सही, बहुत शुक्रिया डॉक्टर महबूब, आपने हमें ज्वाइन किया। नाजरीन, जैसा कि हमें बताया ग्रैंड हेल्थ अलायंस के चेयरमैन हमारे साथ मौजूद है, उनका कहना यही था कि अगर हमारे मुतालबात तस्लीम नहीं किए गए, हमारी नासिर हुसैन शाह साहब से बात हो रही है, वज़ीर आला से भी बात हुई है, इस हवाले से सेक्रेटरी सेहत से भी हमारी बात हुई है। उनका कहना यही था कि अगला लाहे अमल यही होगा, फिर एक दफ़ा फिर हम प्रोटेस्ट की तरफ जाएंगे और एक दफ़ा फिर एहतजाज करेंगे अगर जल्द से जल्द हमारे मुतालबात तस्लीम नहीं किए गए। इसी के साथ इजाज़त चाहती हूँ प्रोग्राम आगाही के साथ। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।